नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अब बारी सरकार के गठन की है। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जहां भाजपा सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा, वहीं सरकार बनाने के बाद चुनावी जो वायदे थे उनको पूरा करने की चुनौती पार्टियों के सामने है, दलों के सामने है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में सरकार के गठन की और भावी चुनौतियों की। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। नवोदय टाइम्स के संपादक अक्को श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अक्को जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। स्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी से। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परिणाम आए उसके बाद सरकार का जो गठन हो रहा है, इसके बाद अब सरकारों के सामने क्या चुनौती होगी। अक्को जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। सरकार बनने जा रही है 5 राज्यों में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की और 4 राज्यों में बीजेपी की। आप चुनौतियां क्या देख रहे हैं दोनों दलों के सामने खासतौर से? देखिए, जैसा कि आपने हेडलाइन की है, पहले तो गठन की चुनौतियां हैं और फिर उसके बाद असली चुनौतियां हैं। मुझे लगता है 2 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर, वहाँ पर सरकार को गठन को लेकर के कोई चुनौती नहीं है। वहाँ मुख्यमंत्री लगभग तय है। वीरेंद्र सिंह मणिपुर में बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश में योगी बन जाएंगे, लेकिन वहाँ उतनी चुनौती नहीं है। उसके बाद उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की चुनौतियां होंगी। उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना विशाल है और राज्य है, और 2024 के लिए उसके रास्ते बहुत सारे होंगे। तो जो गलतियां, जो कमियां, जो करेक्शंस मंत्रिमंडल गठन में किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक जो 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनकी जगह नए चेहरे आएंगे। दलितों का वोट मतलब प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हो सकता है राजपूतों का प्रतिनिधित्व थोड़ा कम हो जाए, ब्राह्मणों का एक वो सामाजिक समीकरण के करेक्शंस किए जाएंगे। और चुनौतियां वहां अपरंपार हैं। 24 के लिहाज से वो चुनौतियां इतनी बड़ी होंगी कि जिस पे मेरे ख्याल से एक अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। रही बात मणिपुर की, मैंने बता दी। संकट सबसे बड़ा जो है उत्तराखंड में है, जहां पर मुख्यमंत्री को लेकर के स्थितियां साफ नहीं हैं। धामी साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो हार चुके हैं, उनकी जगह कौन बनाया जाएगा या धामी को किसी रास्ते से बनाया जा सकता है, इसकी करेक्शंस की बहुत संभावनाएं कम है। लेकिन कौन होगा, सांसद होगा, विधायक में से चुना जाएगा, ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है। और आम आदमी पार्टी का तो आप सबको पता है, अपने भगवंत मान साहब जो हैं बल्ले बल्ले कर ही रहे हैं और सब बहुत आसानी से लेकिन अगर मैं बात चुनौतियों को करूं तो सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने ही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार किसी सूबे में जो पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त है उसमें सरकार संभालने जा रही है। और पंजाब जैसा एक सीमावर्ती राज्य, उसकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी उम्मीदें लोगों की हैं। क्या उम्मीदें हैं उसे समझना जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के राजनीतिक संपादक अखिलेश कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। अखिलेश जी, धन्यवाद जी। मैं आपसे भी समझूंगा, लेकिन स्मिता जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, सुरक्षा की दृष्टि से सीमावर्ती राज्य है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, बड़े बड़े चुनावी वायदे किए गए और अब चुनौतियां। आप कैसे देख रही हैं पंजाब की चुनौतियों को? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। 2 तरह से ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए। पहली तो ये है कि आप जितनी बड़ी आशाएं और आकांक्षाएं लोगों की जगाते हैं तो फिर उन पर खरा उतरना भी आपके लिए उतनी ही बड़ी परीक्षा साबित होती है। जिस तरह से ताबड़तोड़ वायदे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने और उनके कैंपेनर्स ने वहां जाकर किए, तो अब जब लोग उनसे कहेंगे कि भाई हमने तो आपको उम्मीद से ज्यादा मैंडेट दिया है, जो आज सोचा गया था, जो समझा जा रहा था उससे कहीं ज्यादा, एक तरह से देखिए तो बिल्कुल एक तरफा सदन का वो होने वाला है स्वरूप जो है। आम आदमी पार्टी को 117 में 92 सीटें, एक तरह से बिल्कुल एक तरफा सदन उनके पक्ष में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लोगों की जो अपनी आशाएं पूर्ण करने का जो लोगों का इंतजार है वो उतना ही कम होगा। उनको लगेगा हमने इतना खुलकर जनादेश दिया है तो जल्दी से जल्दी हमारे काम पूरे हों, हमें जो जो उम्मीदें हैं उस पर से वहां का जो जनादेश है पंजाब का वो स्पष्ट तौर से एक बदलाव का जनादेश है। यानी जो
उस समय तक की जो पार्टियां अब तक वहां राज कर रही थी, उनसे कहीं ना कहीं निराश होकर पूरी तरह ये एक पहला मौका आम आदमी पार्टी को दिया गया है। तो लोग ये भी चाहेंगे कि पुराने दल जो सत्ता में थे वो जैसा करते थे वैसा कोई भी काम आम आदमी पार्टी अगर करेगी तो तुरंत निराशा आ जाएगी कि भाई ये भी वैसे ही निकले। तो उम्मीदों का जो पैमाना है जी, उम्मीदों का ग्राफ इतना ऊंचा है कि पहले तो उन पे खरा उतरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें बहुत फूंक फूंक कर चलना होगा। जरा सा भी लोगों को अगर लगा कि नहीं, हमने जो ये भरोसा रखा था ये तो उस लायक नहीं निकले, तो कठिनाई होगी जी। दूसरी जो चुनौती है वो प्रशासनिक चुनौती है। अब तक आम आदमी पार्टी का जो प्रशासनिक शासनिक अनुभव है वो दिल्ली की सरकार का है। दिल्ली की सरकार की जो अधिकार हैं, जो पावर्स हैं, वो बहुत नियंत्रित है, बहुत सीमित हैं, और वो किसी भी वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी है या हेल्थ है या इस तरह की चीजें, लेकिन वो संवेदनशील किस्म की जिम्मेदारियां नहीं है। लेकिन पंजाब में अब वो बिल्कुल एक पूर्ण राज्य में शासन करने जा रहे हैं। वहां पे बॉर्डर की स्थितियां हैं, वहां की पुलिस है, वहां की इंटेलिजेंस है, इसके अलावा प्रशासन का भी पूरा जो दारोमदार है वो आम आदमी पार्टी के पास होगा। तो इसमें एक तो उनको बहुत सतर्कता के साथ अपनी नई जिम्मेदारियों को समझना होगा, उनको वहन करना होगा। और दूसरी बात कि पंजाब जैसे राज्य में जब वो शासन में आएंगे तो सेंटर स्टेट रिलेशंस जी, केंद्र के साथ उनका जो संबंध है उसको भी उनको बहुत समझदारी से करना होगा। दिल्ली की तरह बयानबाजी नहीं चलेगी जी, बिल्कुल, क्योंकि वो एक संवेदनशील क्षेत्र है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया जो केंद्र राज्य का जो समन्वय है, जो संबंध है, वो पंजाब और दिल्ली के बीच कैसा रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब से जुड़ी कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में भी अब आम आदमी पार्टी का शासन है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का शासन है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, उसने करीब 130 वायदे चुनाव से पहले आम जनता से किए थे। अखिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इन चुनावों में एक लाभार्थी वर्ग उभर के सामने आया है, आप कैसे देखते हैं? 130 वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। सस्ती बिजली देने का किसानों से वादा था, फ्री में गैस देने का वादा था, होली और दिवाली वगैरह जैसे त्योहारों के ऊपर। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में जो कोई भी पार्टी जब जाती है तो कई तरह के वायदे करती है, और बीजेपी ने भी किया है। अगर हाल फिलहाल में आप देखें तो जो रिपोर्ट कार्ड इन्होंने चुनाव में जाने से पहले यूपी में अपने वोटर्स के सामने दिखाए थे, तो उन्होंने ये प्रूव किया, ये साबित करने की कोशिश की थी कि हमने आपसे जो भी वायदे किए थे वो लगभग 90 to 95% हमने फुलफिल किया है जी। तो और जनता ने उसे स्वीकारा भी, क्योंकि एक अच्छे बहुमत से उनकी सरकार दोबारा वापस आई है। पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल करके दोबारा वो शासन में वापस आया है। ये यूपी के इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। तो जनता ने उनके इस क्लेम को एंडोर्स किया है, उसके ऊपर वोट किया है। तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो भी वायदे उन्होंने किए हैं उसको निभाएंगे, और जैसा उन्होंने कहा है वैसा करेंगे, क्योंकि अगर वो वायदा किया है तो उस पर खरा उतरना ही पड़ेगा। जनता ने भी उनके ऊपर भरोसा दिखाया है जी। तो ये भी है कि कोई ऐसे उन्होंने वायदे नहीं किए हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो फ्री गैस सिलेंडर की बात है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही चुनौतीपूर्ण वायदे हैं, आसानी से उनको किया जा सकता है। हाँ, ये है कि जैसे आप फ्री रेशन की अगर बात करें, जो कोरोना काल में सरकार ने प्रोविजन किया था हर परिवार को फ्री अनाज देने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ों को एड ऑन किया था, जैसे एडिबल ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, और पल्सेज हो गई, दाल। इन 3 चीज़ों को स्टेट ने ऐड किया था जो केंद्र सरकार से जा रही थी उनमें। तो इतना जरूर है कि इसको बहुत लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड कर पाना वो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। और ये कोरोना काल में जब लोग बेरोजगार थे, उनके पास काम नहीं था,
जी एक लाइवलीहुड का इशू था, तो उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड किया गया था। अब चूंकि जीवन यापन सामान्य हो गया है, तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि लोग भी अपने जॉब्स पे हैं, अपने काम धाम कर रहे हैं, तो अपने को मैनेज कर पाएंगे अपने जीवनचर्या को। तो जहां तक रेशन का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक इसको सस्टेन किया जा सकता है, वो वायबल भी जी नहीं है। एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, ये समझती है कि जी हमको जी उत्तर प्रदेश के मामले में राकेश, ये चुनौती है सरकार के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मामले में अगर मैं बात करूं, राशन योजना की बात करूं, राशन योजना की बात करूं राकेश शुक्ला जी, तो माना यह जा रहा है कि इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजना थी उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। खास तौर से अगर महिलाओं की मैं बात करूं, सीधे सीधे उनकी जो भूमिका रही उसका भी एक बड़ा योगदान रहा है। आप कैसे देखते हैं राशन योजना 31 मार्च को संभवतः समाप्त होगी या आगे बढ़ेगी? आप इन चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने ये वायदे 130 वायदे भारतीय जनता पार्टी के, इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये देखिए कि अब कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र को अब बेमानी मानने लगा है और उन्होंने उसका मुखड़ा चेंज करके संकल्प पत्र कर दिया है। कारण ये है कि उनको भी अब ये लगने लगा है कि घोषणा पत्र जो है अब विश्वास के लायक नहीं बचा जनता के बीच में, इसलिए वो एक संकल्प पत्र पेश करते हैं। जिन 130 घोषणाओं की बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, और उसमें खासकर राशन प्रणाली का, तो आप याद करिए कि राशन व्यवस्था में मुफ्त राशन बांटने का जो सबसे पहला प्रयोग है वो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और रमन सिंह जी ने उस राशन व्यवस्था के चलते 3 पंचवर्षीय तक अच्छा खासा शासन किया। लेकिन जब चौथी बार चुनाव हुआ तो वही राशन व्यवस्था, जबकि वो उसमें जोड़ते जा रहे थे, पहले वो चावल दिए, फिर चावल के साथ दाल चावल दिए, फिर तेल नमक भी देते गए, तो जोड़ने के बाद भी 15 साल के बाद उसी छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सीधे लाके नीचे खड़ा कर दिया। तो राशन व्यवस्था भर अकेला भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि आप कई चीज़ों को जोड़िए, तो कई चीज़ों को जोड़ने के बाद ये कितना बड़ा बोट उनके सामने खड़ा हुआ है। उसमें जो डबल इंजन सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका कारण यही है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं एक साथ बेहतर तरीके से लागू हुई और उसका लाभ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनको मिला है, और वही लाभ उनको 2019 में लोकसभा चुनाव में भी मिला था। जी तो आपका राशन भी है, उज्ज्वला योजना भी है, आपकी बिजली योजना भी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। ये तमाम योजनाएं जब एक साथ वहाँ पे पुशअप हुई हैं, और उसके चलते ही जो एक बड़ा वर्ग है वोट का, वो वोट सीधे ट्रांसफर हुआ है आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जी स्मृता जी, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रही उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और एक बहुत बड़ा ये माना गया कि बीजेपी को जो समर्थन जनता का मिला है उसके पीछे कानून व्यवस्था में जो बदलाव आया वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि कुछ गुंडे बाकी रह गए हैं, सरकार बनने दीजिए, वो भी जेलों के पीछे होंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्या चुनौतियां आप देखती हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? मेरा ये मानना है, और सिर्फ मेरा ये कोई वैचारिक कोई चीज नहीं है, ये चुनाव कैंपेन के दौरान लोगों से तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर के मैंने ये देखा कि तमाम जो वेलफेयरिज्म की बात हम कर रहे हैं, जो कल्याणकारी जन कल्याण की योजनाओं का, उनकी तो खैर बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उन सब को लेते हुए भी मुद्दा नंबर 1, एजेंडा नंबर 1 हर जगह कानून व्यवस्था था। उसकी बात करने के बाद ही लोग दूसरे मुद्दों पे आते थे, उसके बाद वो तमाम चीजों को गिनाते थे। लेकिन हर व्यक्ति, हर वोटर, पुरुष, स्त्री, युवा, सभी वोटर अपनी पहली बात शुरू करता था कि बहन जी गुंडई खत्म हो गई। इसका जो प्रभाव रहा, ये मेरा मानना है कि एक मुद्दा नंबर 1 ये रहा जी। और उसमें भी हालांकि कानून व्यवस्था सबके लिए उतना ही महत्व रखता है। क्या व्यापारी के लिए नहीं रखता? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं रखता? क्या रोजमर्रा के काम काज जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, मतलब रेहड़ी लगाने वाले से लेके और साहिबाबाद के एक बड़े उद्योगपति तक, हर किसी के लिए कानून व्यवस्था उतना ही मायने रखता है। लेकिन फिर भी उसमें मैं एक वर्गीकरण जरूर करूंगी कि जितना कानून व्यवस्था के मुद्दे की प्राथमिकता महिलाओं और हमारी बच्चियों के लिए थी, उतनी शायद किसी के लिए नहीं थी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हालांकि कानून व्यवस्था से सबके जीवन पर असर पड़ता है अगर उस पर नियंत्रण ना हो, लेकिन सबसे पहले अगर इससे किसी का जीवन प्रभावित होता है तो हमारी महिलाओं का,
उनके जीवन, उन पे सबसे ज्यादा रोक टोक बनती है, उनमें असुरक्षा की भावना सबसे ज्यादा आ जाती है। और इसीलिए कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने से इसका जो इलेक्टोरल बेनिफिट है जी, चुनावी जो इसका वो है रिफ्लेक्शन, वो कितना मायने रखता है, ये हमने बिहार में पहले देखा हुआ है, ये हमने यूपी में 2-2, 3-3 बार देख लिया। आज की डेट में इसी चुनाव की बात कर रही हूं, पुराना छोड़ दीजिए, इसी चुनाव में मणिपुर में भी ये उतना ही बड़ा मुद्दा था। एक लंबे लंबे अस्थिरता और असुरक्षा के दौर के बाद मणिपुर में स्थिरता और शांति के साथ लोगों ने जीवन यापन किया है। मुझे लगता है कानून व्यवस्था के एजेंडे की जो महत्व है, जो उसकी भूमिका रही उस चुनाव में, उसको मतलब उसकी महत्व को हम कहीं किसी मुद्दे से कंपेयर नहीं कर। जाहिर सी बात है वो उत्तराखंड के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन बात अगर मैं पंजाब की करूं अक्कू जी, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वायदे किए, लोगों को पेंशन देने के, सस्ती बिजली पानी के वादे किए, किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे किए, जो राज्य की हालत है उसका एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि पंजाब में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो राज्य की जीडीपी का 56% है। इतना बड़ा कर्ज और इतने बड़े बड़े वायदे, दिल्ली जैसा राज तो है नहीं पंजाब, कैसे पूरे होंगे? लाख टके का सवाल है, कैसे पूरे होंगे? वायदे तो सब बहुत बड़े बड़े कर दिए गए हैं। अगर सिर्फ बिजली माफ़ी की बात को किया जाए और 1,000 रुपये महिलाओं को देने की बात की जाए तो 27,000 करोड़ रुपया साल का पंजाब के एक्सचेंजर पे जाएगा। जो करों की वसूली होती है वो 25-26 के आसपास है, अगर जीएसटी को किराए कर दिया जाए। फिर उसके बाद में क्योंकि पैसा जब आएगा आपके पास में केंद्र से, तो उसमें तनख्वाहें हैं, पेंशन है, डेवलपमेंट है, क्या है, तो क्या फिर वो और जो वायदे कैसे होंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो पार्टी सुप्रीमो हैं, वो निश्चित रूप से उनके दिमाग में होगा और कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे। देखिए, एक्सचेंजर की बात हम आप करते हैं, पब्लिक नहीं करती कि 3 लाख करोड़ का घाटा है और 4 लाख करोड़ का घाटा है, ये सही में है। हाँ, अभी तक मोदी सरकार ये हमेशा फेस्टिवल डेफिसिट और इसकी बात करती थी। अब आने वाले दिनों में क्योंकि चुनाव का ढर्रा, चुनाव की तरकीबें जो काम आने लगी हैं, उसमें फ्री और फ्रीबीज का काम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल करेंगे तो अभी पंजाब उन्होंने ले लिया है, तो अभी इसी साल में हिमाचल है, इसी साल में गुजरात है, गुजरात में उनकी कुछ जड़ें भी धीरे धीरे हो रही हैं। तो वो मुझे लगता है अब हर सरकार को कुछ ना कुछ इधर उधर से कटौती करके करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी। और ये आप सच्चाई मान के चलो कि कुछ नीचे के वर्ग को लेकर के आपको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जैसे राशन व्यवस्था है, और राशन व्यवस्था ही नहीं, डिलीवरीज की बात करें, अगर आप डिलीवरी किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे जैसे बात हुई है या और लेवल पे हो, वो करनी होगी। वो करप्शन कम करके की जा सकती है। इसको ये देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे निभा पाते हैं। अगर करप्शन कम करते हैं तो हो सकता है कुछ और आय बढ़े, विश्वास लोगों का बढ़ेगा, तो हो सकता है उद्योग धंधे बढ़ें, तो कर पैसा भी आएगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट भी होगा। और अगर एक पंजाब को लेकर के जो मिथ है, बॉर्डर स्टेट है, ये है, वो है, मुझे नहीं लगता कि कोई, अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बहुत अच्छी समझते हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना है तो सिर्फ एक राज्य की जनता को खुश करने का काम नहीं होगा। और बॉर्डर्स व्यवस्था संभालने के लिए बहुत सारे हमारी फोर्सेस हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन जरूर प्रदेश पुलिस का होता है, पंजाब पुलिस का होगा, लेकिन वहाँ वो कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो बदलाव करेंगे वो सामने होता हुआ नज़र आने वाला होगा, वही उसी पर उनका फोकस ज़्यादा होगा। जैसे कि दिल्ली में उन्होंने किया है, स्कूलों में थोड़ा साज सज्जा, बाकी और काम या कुछ और सुधार की चीज़ें होंगी, वहाँ हेल्थ के लेकर के हो सकता है। तो जो काम कम पैसे में ज़्यादा दिखेगा वो काम वहाँ आपको पहले नजर आएंगे। लेकिन बिजली और 1,000 वाला काम, मुझे लगता है 1,000 रुपये महीना देने वाला काम महिलाओं को, वो पहली दूसरी कैबिनेट बैठक में हो जाएगा। जी अखिलेश जी, मैं बार बार पंजाब की बात इसलिए कर रहा हूं कि 5 स्टेटों में पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो खेती किसानी की दृष्टि से बहुत संपन्न माना जाता था, लेकिन पंजाब में प्रति व्यक्ति आय पिछले 2 दशकों में लगातार गिरी है, कम हुई है। पंजाब में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। उड़ता पंजाब तो हम सबने सुना, लेकिन जो कुछ दिल्ली में हुआ नशे के नाम पर, शराब के नाम पर, पंजाब में एक चुनौती इसकी भी है।
आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं भी ये मानता हूं अक्कू जी की तरह, कोई भी सरकार जो चुनी जाती है वो अपने एक राष्ट्रीय दायित्व को भी समझती है। अरविंद केजरीवाल जी भी राष्ट्र के दायित्व को समझते हैं। लेकिन पंजाब में जिस तरह की घटना पिछले कुछ अरसे में हुई हैं, आतंकवादी जिस तरह से पकड़े गए हैं, आतंक की कुछ घटनाएं वहां घटी हैं, ये अपने में सवाल खड़े कर रही हैं। आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? देखिए, चुनाव एक अलग प्रोसेस होता है और सरकार चलाना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। और उसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, किसी तरह के राष्ट्र के नाम पर कोई समझौता नहीं कर सकती है। जो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यूज हैं, उस पर आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये सही है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए चुनाव के समय में भी, कुछ ऐसे फोर्सेज भी आए जिन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात की, जिसके बारे में वहां के उस समय के मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने ऑब्जेक्शन किया था। फिर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उसको ऊपर जांच की भी बात की थी। और इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए थे जिसके बारे में एक चिंता होना वाजिब था, एक चिंता की बात थी। लेकिन क्योंकि पंजाब की जनता ने उनको एक मैसिव मैंडेट दिया है, एक प्रचंड बहुमत दिया है, और उस चीज को सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी है, उसकी गंभीरता को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जो संवेदनशीलता होती है राजनीति की, सरकार चलाने की, उसका निर्वहन करेंगे, ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी सरकार हो और इतने ज्यादा मानदंड और मापदंड हैं कि आप चाह करके भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, तो इश्यूज रहे हैं, कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। अब उनके पास सत्ता है, उनके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है जो कि वहां की जनता ने दिया है। तो हमको उम्मीद करनी चाहिए कि उस मैंडेट का एक हेल्दी तरीके से यूज होगा। और जो भी वहां पर इश्यूज रहे हैं, एक वहां पर नशाखोरी का बहुत बड़ा पंजाब ने काफी सफर किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो पड़ोसी देश है, उसके जो मेलाफ्राइडे इंटेंशंस है, उसका वो विक्टिम भी रहा है। जो वहां से नशाखोरी के पदार्थों का स्मगलिंग होता है, तो फर्स्ट रेसिपिएंट स्टेट होता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी तादाद में इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। तो इनके पास चुनौतियां बहुत हैं, और उन चुनौतियों को देखते हुए किसी भी तरह का समझौता ना करके, और उनके ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। उनके पास ज्यादा ना ऑप्शंस है और ना ही ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जो अपेक्षाएं हैं स्टेट की और जो जरूरतें हैं उससे इतर होकर कोई काम करेंगे। जी बिल्कुल। अक्कू जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? क्योंकि राज्यों के गठन की बात कर रहे हैं, और आज ही अभी एक खबर पहले आई कि उत्तर प्रदेश में विधायकों को के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो कदम है, ये अगले 24 तक का अमित शाह के काम जाने का मतलब ये होगा, नो नॉनसेंस प्लीज। तो वहाँ कोई, वो सब एक दिशा निर्देश पूरी सही तरीके का होगा, और वो आगे की रणनीति होगी जो सरकार के गठन, सरकार के बैलेंस, सरकार के सामाजिक समाकरण, इन सबको लेकर के किया जाएगा। राकेश शुक्ला जी, अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए। अगर हम मंत्रिमंडल के स्वरूप की बात करें, आकार की बात करें, जाहिर है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा मंथन हो रहा है। आप कैसे इन मुद्दों को देखते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा? एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा जो अभी तक थे, आगे कौन होगा? क्या वही होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो पार्टी के लिए एक तरह से चुनौती भी हैं। और जो अमित शाह जी की बात कही अक्कू जी ने, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले अपन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे कोई पहली चुनौती नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा चयन करना। इसके पहले भी चुनौती हुई थी, और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 4 साल का कार्यकाल खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ आया कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने से नुकसान हो सकता है, तो रावत जी को बदलने के बाद दूसरे रावत जी लाए गए, तीरथ सिंह जी रावत। लेकिन उनके सामने भी एक समस्या आई कि तीरथ सिंह रावत जी को लोकसभा से यदि विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा तो किस सीट से लड़ाया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि एक तो उनके लिए कोई सीट खाली नहीं थी, और यदि सीट खाली भी होती है और वो लड़ते हैं तो क्या वो चुनाव जीतेंगे,
क्योंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही खतरनाक स्थितियों से गुजर चुकी थी जब मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी हार चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने एक युवा चेहरा की तलाश की और धामी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। धामी साहब के नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छी जीत होने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। तो आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दबाव है वो ये है कि कांग्रेस से जो पिछले कार्यकाल में लाए गए थे नेता, उनकी तरफ से ये दबाव बनाने का मौका मिल गया है कि मुख्यमंत्री हमें बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे दो तरह की स्थितियों से गुजर रही है। यदि वो अपने में से बनाती है मुख्यमंत्री तो किसे बनाए, और यदि वो बाहर से बनाती है मुख्यमंत्री तब की स्थितियां क्या होंगी, क्या पार्टी के अंदर किसी बड़ी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ये आपके उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 11 मंत्री हार गए हैं, उसमें उप मुख्यमंत्री भी हैं केशव मौर्य जी। अब केशव मौर्य जी के हारने को लेकर यदि राजनीतिक दिशा के रूप में देखा जाए तो वो एक अलग हो जाएगा, लेकिन अब योगी जी को, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि योगी जी पिछले कार्यकाल में भी बहुत हद तक फ्री हैंड काम किए हैं, और इस कार्यकाल में जिस तरीके से सीटों की जीत हुई है उसमें मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसा दखल दिया जाएगा उनके मंत्रिमंडल गठन में। जी स्मिता जी, दो सवाल है मेरे छोटे छोटे आपसे, समय का अभाव है मेरे पास। उत्तराखंड में राजधानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, 22 साल से ये मामला लटका हुआ, एक तो ये, और गोवा की जो स्थिति है उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, एक सीट और चाहिए, वहां की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? गोवा की स्थिति तो बहुत स्पष्ट है जी। पहला तो गोवा के चुनाव का आकलन सीधा सीधा ये है कि आपने क्षमा कीजिएगा, एग्जिट पोल्स में आपने देखा होगा कि बहुत कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। ठीक है, वहां स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा नहीं आया बीजेपी को, लेकिन बीजेपी बहुत आगे है। उसका कारण बहुत साफ है कि एक तरफ बीजेपी थी और एक तरफ वो वर्ग था जो बीजेपी के विरोध में है, मतदाता। तो बीजेपी की तरफ जो मतदाता थे वो तो जो थे वो थे, जो बीजेपी के विरोधी मतदाता थे, एंटी बीजेपी वोट, उसमें इतने खिलाड़ी आ गए, उसमें तृणमूल भी आ गई, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, उसमें कांग्रेस तो वहां की पारंपरिक पार्टी है ही, और भी छोटे छोटे दल आगे टूट के भी कई लोग चले गए। तो वो एंटी बीजेपी वोट इतना बट गया कि फिर बीजेपी बहुत स्मूथली उस चुनाव में निकल गई, और ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई जो एग्जिट पोल्स में कहा जा रहा था। पहली बात तो ये, और जो एक सीट का अभी भी उनको जरूरत है एक व्यक्ति की अपना बहुमत साबित करने के लिए, आप सुधीन धावलीकर को देखिए। सुधीन धावलीकर पूरे चुनाव में बीजेपी और उनके साथी लोग बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहे और बहुत ही कड़े बयान उनके आए, और चुनाव नतीजे आते ही सुबह सुबह उनका बयान आ गया कि हम अपना पूरा समर्थन अनकंडीशनल, हम बीजेपी को अपना बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं। तो जब रात भर में ये हो गया तो मुझे नहीं लगता एक विधायक की कमी जो है वो कोई चुनौती होने जा रही है। अब कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं बची नहीं है। जी, राजधानी उत्तराखंड में मुझे लगता है कि सबसे आश्चर्य अगर कोई नतीजे आए हैं इन चुनाव में तो वो न उत्तर प्रदेश का प्रचंड बहुमत है और न गोवा में जो स्पष्टता आई है। सबसे आश्चर्यजनक नतीजे उत्तराखंड के आए हैं, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियां वहां कही जा रही थी। उस लिहाज से देखें तो इतना बढ़िया नतीजा बीजेपी के पक्ष में है कि कांग्रेस को बहुत चिंता की स्थिति वहां पैदा हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी बीजेपी सबसे पहले खुद को वहां एस्टेब्लिश करने में, नए शासन पर ध्यान देगी, और शायद ये राजधानी का मुद्दा अभी तुरंत उसकी प्राथमिकताओं में तत्काल जी जाहिर सी बात है स्मिता जी, तमाम सारे मुद्दे हैं, आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उम्मीदों के साथ लोग वोट देते हैं कि सरकार बनेगी और उसने जो वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। पुरानी पेंशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय राज्यों के सामने। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। Why does